हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले जानना होगा कि मॉनेटरी नीति होती क्या है। मौद्रिक नीति में क्या होता है कि इसमें मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज की दर को प्रभावित करने वाली जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसी को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। यानी कि हमने यहाँ पर दिखाया ऊपर में मनी सप्लाई प्लस इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं वही मौद्रिक नीति होती है। अब इसको ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने क्या है कि आरबीआई के नीचे दो तीन हमने बैंक एग्जांपल मिले, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया एसबीआई को, यहाँ पे एक हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक को ले लिया, यहाँ पे अदर फाइनेंशियल बैंक को। तो आरबीआई क्या होता है, हमने ऑलरेडी बैंकों के बारे में एक बहुत डिटेल्स में वीडियो पढ़ा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि बैंक कैसे खोला जाता है, बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बैंक क्या है, जैसे हमने एक एसबीआई का एग्जांपल लिया। ठीक है, सबसे बड़ा इंडिया में बैंक है एसबीआई, सबसे ज़्यादा ब्रांच इसके हैं, सबसे ज़्यादा एटीएम, सबसे ज़्यादा इसकी शाखाएँ हैं। लेकिन हाँ, जितने भी बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हैं, सरकारी है, अदर फाइनेंशियल बैंक है, सभी बैंकों का बैंकर होता है आरबीआई, यानी सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। ये आम आदमी के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी बैंकों का एक बैंक होता है, ये सारे बैंकों पर नियंत्रण करता है। तो हमने मान लीजिए कि एग्जाम्पल एसबीआई का। अब मान लीजिए एसबीआई जो है, जब बैंक खुला होगा तो सबसे पहले तो ये आरबीआई के कंट्रोल में काम कर रहा है, और सरकारी, प्राइवेट और अदर फाइनेंशियल बैंक खोलने की बहुत सारी शर्तें होती हैं। अब सपोज करिए बैंक खुल गया, तो जैसे हम किसी रूम में रहते हैं, एग्जाम्पल सोचिए हम किसी रूम में रहते हैं, तो हम रूम का क्या देते हैं? भाड़ा देते हैं मकान मालिक को। तो समझिए ऐसे ही क्या है, आरबीआई एक मकान मालिक है और ये लोग क्या है, रूम लेकर रह रहे हैं उसके मकान में। तो क्या है, वो बहुत सारे उसके वैसे रूम मालिक के बहुत सारे नियम होते हैं, उसके नियम के अनुसार आपको रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आरबीआई क्या है, कुल मिला के कंट्रोल करता है सभी बैंकों को। तो ये क्या बोलता है, ठीक है तुम बैंक चलाओ देश में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट वाले भी अपना बैंक चलाते हैं, अदर फाइनेंशियल वाले भी अपना बैंक चला रहे हैं देश के अंतर्गत। अभी क्या है कि सपोज करिए एसबीआई है, तो आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास जितना पैसा है, सपोज करिए एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपीज़ है, तो आरबीआई बोलता है कि भाई आपको 100 करोड़ में से 4.5% सीआरआर के रूप में मेरे पास रखना पड़ेगा। यानी कि इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कितना लेता है सीआरआर? आरबीआई जो बोलता है कि सीआरआर हम लेंगे तुमसे 4, हम राउंड फिगर में लेते हैं 4%, वो हमारे पास जमा करना होगा आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में। तो 100 करोड़ में से 4 करोड़ तो आरबीआई रख लिया अपने पास, इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, सिक्योरिटी मनी के रूप में रख लेता है। दूसरा चीज़ क्या बोलता है इनको, बोलता है कि एक होता है एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का मैं लिख दे रहा हूँ, एसएलआर का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है कि 18% इसको तुम अपने पास रखो, यानी कि जितना आपके पास टोटल पूंजी है उस पूंजी का 4% तो हम रखेंगे सीआरआर के रूप में, जिससे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, वो मेरे पास जमा करना होगा, हम इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। और एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसने बोलता है कि 18% कोई भी बैंक चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उनको बोलता है कि भाई आपको 18% अपने पास रखना होगा, या आप सोने के रूप में कोई उसको रखो, या तो आप धन के रूप में रखो, जैसे भी आपको 18% अपने पास ही रखना होगा। यानी टोटल कितना हो गया आरबीआई के पास? आरबीआई ने टोटल कितना कंट्रोल कर लिया यहाँ पे? आरबीआई ने यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर लगा करके 18 + 4 कर करके टोटल 22% तो इनका क्या कर दिया, पूंजी का टोटल होल्ड करा दिया एक तरीके से। अब बोलता है कि जो तुम्हारे पास 78% बचा है ना पैसा टोटल कैपिटल का, उसमें अब तुम लोगों को लेन देन करो, लोगों को लोन दो, जो भी करना है करो, या किसी उद्योगपति को लोन दो, जो करना है करो, लेकिन अब तुमको हम 22% उस पूरा पैसे का छोड़ दो, 78% में तुम सारा लेन देन करो, जिसको भी लेना देना है। आरबीआई एक्चुअली इसलिए करती है ताकि वो लिक्विडिटी को कम कर सके, मार्केट में जो पैसा का फ्लो है उसको भी कम कर सके, और बैंकों पर वो नियंत्रण भी कर लेता है एक तरीके से। और इसलिए भी 22% उसके पास रखने को बोलता है कि भाई कल कोई बैंक डूबने वाला होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो कम से कम 22% जो टोटल कैपिटल का जो बचा रहेगा, कम से कम जो लोगों के पास, जो लोगों ने उसमें खाते खोले हैं, जिनका पैसा वहाँ पे, कम से कम 22% तो हमारे पास रहना चाहिए पूंजी, ताकि बाद में कोई डूबने की स्थिति आती है तो हम कुछ पैसा हमारे पास रहे, हम फिर उनको दे पाएँ, बांट सके लोगों को। इसके लिए भी 22% ऐसे वो अपने पास रख लेती है, एक तरीके से होल्ड करा लेती है पैसा टोटल।
इसका ही फ़ायदा देखेंगे कि कैसे लिक्विडिटी को कैसे ये 22% रुपया कैसे कंट्रोल कर ले रहा है एक्चुअली में। तो 22% तो यहाँ से उसका टोटल पैसे का कंट्रोल कर लिया आरबीआई ने। अब आगे देखते हैं। अब आप सोचते होंगे आरबीआई के पास इतना पैसा कैसे आता है। आरबीआई जब खुला था ना, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 100 के 5 लाख शेयर को मिलाकर की गई थी 1949 में। आज आरबीआई के पास बहुत पैसा है। आप सोचिए कि जितने भी बैंक हैं, मैं एक एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ, सोचिए जितने भी बैंक हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, अदर फाइनेंशियल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, महिंद्रा कोटक हो, जितने भी सारे बैंक्स हैं, ये सभी बैंकों पे आरबीआई क्या करता है, 4.5% CRR लेता है। सोचिए उसके पास ऐसे कितना पैसा आ गया। यानी जितने भी बैंक हैं इंडिया में वो सब आरबीआई के अंतर्गत काम कर रहे हैं और सबसे 4% उनकी टोटल कैपिटल का 4% होल्ड कर लेता है अपने पास, CRR के रूप में रख लेता है। और जितने भी बैंक उनको बोलता है कि तुम अपने पास रिजर्व में पैसा रखो, जिसको बोलते हैं स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब मान लीजिए एसबीआई बैंक है, अब ये 78%, 18%, 4% इनका तो ऐसे ही चला गया। अब बचा इनके पास 78 करोड़ रुपये टोटल। 100 करोड़ में से 22 करोड़ तो उनका ऐसे CRR और SLR में चला गया। अब बचा 78 करोड़। बोलेगा 78 करोड़ रुपया कोई तुमको जनता में बांटना है, जैसे बिजनेस करना है, उद्योगपति को लोन देना है, जो करना है करो 78% में। अभी देखते हैं आखिर आरबीआई कैसे कंट्रोल कर लेता है। अब देखिए, अब मान लीजिए 78 करोड़ है। अब एसबीआई को लगता है कि यार हमको 122 करोड़ और चाहिए लोन, क्योंकि उसको लग रहा है कि ठीक है किसी उद्योगपति को 100 करोड़ लोन देना है तो हमारे पास पैसा घट रहा है। तो क्या कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा आप हमको लोन दे दो। ठीक है, मान लीजिए 122 करोड़ रुपये का जरूरत पड़ा एसबीआई को, तो जाएगा आरबीआई से लोन लेगा। तो आरबीआई का बोलता है कि ठीक है जितने भी बैंक है इंडिया में ना, हम सबको तो कंट्रोल कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा बैंकर हैं, हम किसी को भी लोन देने के लिए दे सकते हैं। आरबीआई का बोलता है ठीक है, अगर तुम हमसे 1 दिन का लोन लोगे, आरबीआई अगर मान लीजिए 1 दिन का लोन लेती है तो उसको जिस रेट पे लोन देती है ना, उसको बोलते हैं MSF, जो हमने दिखाया यहाँ पे MSF देख रहे होंगे आप, जिसको बोला था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी कोई भी बैंक वाला अगर आरबीआई से 1 दिन का भी पैसा लेता है, 1 दिन के लिए भी अगर लोन लेता है, तो आरबीआई MSF लेती है, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा रहता है। अगर मान लीजिए अगर आपको 2 से 14 दिन के लिए लोन चाहिए, अगर कोई बैंक वाला बोलता है कि हमको 2 से 14 दिन के लिए लोन चाहिए, मान लीजिए 10 दिन का चाहिए, 12 दिन का चाहिए, 8 दिन का चाहिए, तो उसमें लगाती है रेपो रेट। आप बार बार सुनते हो कभी बैंक का रेपो रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब हम लोग अभी डिटेल्स में समझेंगे। अभी क्या है, अगर आप मान लीजिए ये होता है MSF जो होता है 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए अगर आपको लोन देगी तो MSF जिस रेट पे लोन देगी ना, उसको बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर मान लीजिए आरबीआई आपको 2 से 14 दिन के लिए अगर लोन देती है, इसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर मान लीजिए आपको 14 दिन से ज़्यादा के लिए लोन चाहिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 14 दिन से ज़्यादा के लिए लोन चाहिए, ये तो हो गया 14 दिन के लिए। अगर मान लीजिए 14 दिन से ज़्यादा के लिए लोन अगर चाहिए आपको, कोई बैंक वाला लेता है आरबीआई से, तो उस पर लगाती है बैंक रेट। और ज़्यादा दिन के लिए देती है, आप कितना भी टाइम के लिए ले सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा आपका EMI देना पड़ेगा, तो वैसे भी वो बैंक को अल्टीमेटली फ़ायदा होता है आरबीआई को वहाँ पे, तो बैंक रेट पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम रहता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 चीज़ जानना है। एक तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपको जानना होगा। एक तो आपसे पूछ सकता है इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है, MSF का। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसका होता है, MSF का। उसके बाद किसका होता है, रेपो रेट का। उसके बाद बैंक रेट का सबसे कम होता है। ये आपको जानना है, ये इंटरेस्ट रेट का क्रम है। ये कितना दिन के लिए होता है बताया अभी हमने, 1 डेज़। अगर 1 डेज़ के लिए भी अगर आप 1 डे के लिए लोन लेते तो होता है, ये होता है 2 से 14 दिन, 2 to 40 डेज। अगर ये 40 डेज से एबव ज़्यादा लोन लेंगे अगर आप आरबीआई से, तो आपको बैंक रेट पे वो लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये तो हमने देख लिया, रेपो रेट, MSF, बैंक रेट कितना कितना दिन के लिए होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसका होता है, MSF का होता है। उससे थोड़ा कम होता है रिवर्स बोल रहे हैं रेपो रेट का, उससे भी कम होता है बैंक रेट का। बैंक रेट ज़्यादा दिन के लिए होता है। अब ये तो हमने बता दिया MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR। अब क्या है, मान लीजिए हमने जब भी बताया आपको कि सपोज करिए आरबीआई है, आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करती है। मान लीजिए यहाँ पे SBI है, SBI का हमने एग्जांपल लिया था, HDFC, अदर बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल बैंक्स। तो हमने बताया था ना कि इसमें क्या है कि थोड़ा ऊपर हो गया ये, हमने बताया था आपको कि आरबीआई क्या करती है, 3 तरीके की इनको लोन देती है। एक तो होती है MSF 1 दिन के लिए, एक तो होती है रेपो रेट, RR, और एक होती है बैंक रेट।
अब इसमें समझिए, आपको समझना है एक्चुअली में, अब एसबीआई वाला मान लीजिए एसबीआई रेपो रेट पे लोन लेके आई, आरआर पे रेपो रेट पे लोन लेके आई 6% पे, या बैंक रेट पे जो भी ये लोन लेके आई, तो ये लोन कहाँ देती है? ये लोन हम लोगों में बांटती है, जनता में बांटती है पैसा। ये क्या करेगी? जनता में पैसा देगी। तो आपको क्या लगता है, वो खुद को उसको लोन मिला है 6% का, तो आपको 6% पे देगी? नहीं, वो हम लोगों को देती है 8%, 10%, 12%। एक क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है, क्रेडिट स्कोर क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोन का इंटरेस्ट रेट घट बढ़ जाता है। ठीक है, या कोई भी, मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बैंक ऐसे ही है, मान लीजिए आरबीआई से पैसा लेके आई, तो जो आरबीआई का रेट चल रहा होगा उससे ज़्यादा ही वो, ऑब्वियसली उसको भी फायदा कमाना है, अपना बैंक चलाना है, तो हमको बांटेगी तो 6% पे वो खुद लेके आई है, तो मान लीजिए 6 रुपये में लेके आइए तो हमको 8 रुपये में देगी, 10 रुपये में देगी, 12 रुपये में वो फायदा कमाएगी उस पर। अभी देखिए, मान लीजिए ये जो एसबीआई है जनता को लोन देती है ना, इसमें भी दो तरीके का ये इंटरेस्ट रेट, मतलब इसका इंटरेस्ट रेट जो है दो तरीके का है। एक तो होता है पीएलआर और एक होता है बैंक रेट, बीआर। पीएलआर क्या है? प्राइमरी लेंडिंग रेट, याद रखना आपको, प्राइमरी लेंडिंग रेट। प्राइमरी लेंडिंग रेट पे किसको मिलता है? सामान्य ग्राहकों को लोन मिलता है। मतलब आप कोई भविष्य में लोन नहीं लिए हैं, पहली बार लोन लेंगे, अब क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको पीएलआर पे लोन देगा जो बैंक, मान लीजिए एसबीआई अगर आपको लोन देगा तो पीएलआर पे देगा, प्राइमरी लेंडिंग रेट पे। ये सामान्य ग्राहकों के लिए होती है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, इंटरेस्ट रेट, आईआर इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा होती है। एक होती है बैंक रेट, ये एसबीआई देती है अपने चुनिंदा ग्राहकों को, यानी कोई भी बैंक है चुनिंदा ग्राहकों को इस रेट पे लोन देती है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। इसमें आपका जो सिविल स्कोर होता है ना, सिविल स्कोर वो थोड़ा अच्छा रहता है, और आपका जो पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री होता है वो अच्छा होता है। ये सब देखने के बाद जो आपको ये पैसा देगी एसबीआई, वो तो उस पर थोड़ा रेट कम लेगी, उसको ही बोलते हैं बैंक रेट। और पीएलआर क्या होता है? सामान्य ग्राहकों के लिए होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्लाइटली 1-2% ज़्यादा रहता है, 1%, 1.5% ज़्यादा रहता है। अब आप एक सुने होंगे रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? यहाँ चले जाते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ दिखा यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अभी मान लीजिए साल के किसी किसी महीने में क्या होता है, या कोई एक टाइम जोन में क्या होता है ना, लोग पैसे का कम यूज़ करते हैं, यानी उस टाइम पे लोग लोन कम लेते हैं, घर कम बनाते हैं, गाड़ियाँ कम लेते हैं। जैसे कभी कभी दिवाली में बहुत ज़्यादा लोग लेने लगते हैं, बारिश वारिश में गाड़ियाँ लोग कम लेने लगते हैं, खरमास वगैरह में कम लोग चीज़ों का, नई नई चीज़ों को, मतलब घर वगैरह कम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैंकों के पास पैसा कुछ बचा रहता है। मान लीजिए बैंक वाले तो ऑलरेडी लोन लेके रखे हैं आरबीआई से, तो उसका वो इंटरेस्ट रेट दे ही रहे हैं। मान लीजिए रेपो रेट पे लिए हैं तो 6.5% का इंटरेस्ट दे ही रहे हैं आरबीआई को। अब उनको लगता है कि ठीक है, हमारे पास जो पैसा बचा है उसको वापस जमा कर देते हैं। कहाँ पे? आरबीआई के पास। आरबीआई बोलता है ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, सरप्लस है, तो हमारे पास लेके आइए, हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आप जमा करते हैं आरबीआई के पास, जमा करते हैं और आरबीआई आपको उस पर ब्याज देता है, उसको ही बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये सबसे कम होता है। मतलब जब आप उससे लेंगे तो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन आपका ही पैसा जब आपसे वो लेगा तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे देगा। लेकिन बैंक वाला सोचते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास पैसा बच रहा है, इस समय वैसे भी लोग लोन कम ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, रिवर्स रेपो रेट में हम क्या कर लेंगे नॉर्मली, कि हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाएगा, अदर बैंक को जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से बांटते रहेंगे पैसा, हम तो पैसा कमा रहे हैं, हमको इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है। तो उस चक्कर में बैंक वाले भी क्या करते हैं, अपना पैसा यहाँ जमा कर देते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है, इनको ब्याज देता है, 3.5-4% का इनको ब्याज देता है। तो ओवरऑल बैंक, मान लीजिए एसबीआई, इसके पास पैसा बच गया तो क्या करेगा, यहाँ जमा कर देगा, उल्टा आरबीआई को दे देगा, आरबीआई इसको उसके बदले ब्याज देगी। मान लीजिए आरबीआई से लिया था रेपो रेट पे 6% पे, अब इसको 3% तो ब्याज मिल गया वापस, तो उसको ओवरऑल कितना पे करना पड़ा? 3%। तो उसमें बैंक वाला कोई फायदा होता है, बोलते हैं ठीक है, हमारे पास पैसा बचा है तो क्यों ना हम उल्टा आरबीआई को दे देते हैं। एक तरीके की आरबीआई भी लालच देकर हमेशा रखी रहती है, ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा ना आए और लोगों में ज़्यादा पैसा ना बांटने लगे। पता चले ज़्यादा पैसा बांटने लगेंगे, मार्केट में पैसा बहुत बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई क्या हो जाएगी, डायरेक्टली बढ़ने लगेगी महंगाई, हर चीज़ महंगा होने लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके आरबीआई क्या करती है, इसमें बैंकों पे महंगाई को कंट्रोल वे में रखती है, और इससे आरबीआई को भी फायदा है। अब जिन जिन बैंकों के पास क्या होता है, सरप्लस अमाउंट होता है, आरबीआई के पास उल्टा जमा कर देती हैं। उस टाइम लोग कम लोग लोन ले रहे हो तो आरबीआई के पास वापस जमा कर देती है, बैंक वालों को भी फायदा हो जाता है, उनको ओवरऑल क्या होता है, ब्याज कम देना पड़ता है, और आरबीआई को फायदा ये होता है कि उसके पास फंड और ज़्यादा आ जाता है, जिनको जरूरत पड़ती है उनके हिसाब से उनको पैसा बांटती रहती है मार्केट में। ऐसे हमारा एक पूरा चलता रहता है एक सिस्टम। तो आप समझ पा रहे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यहाँ पे काम कर रही है। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे महंगाई क्या है। ठीक है, हमने बता दिया अभी आपको सीआरआर के बारे में बता दिया, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बता दिया, रिवर्स रेपो रेट बता दिया, रेपो रेट बता दिया हमने, अभी सारी चीज़ों को बता दिया, पीएलआर बता दिया, एसएलआर बता दिया आपको, बैंक रेट बता दिया। अभी आपको, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, यानी तरलता क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरलता। तरलता क्या है? तो तरलता का मतलब होता है कि नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक होता है। यानी क्या होता है? कुल मिला के नगद पैसा होता है, एक तरीके का नगद पैसा होता है। नगद पैसा को ही तरलता कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होती है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है एक्चुअली में? तरलता समझ गए, नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। अब आगे आपको समझना होगा इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या है? तरलता बढ़ जाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिससे महंगाई क्या हो जाती है? हमारी बढ़ जाती है। यानी आपको क्या लग रहा है? तरलता बढ़ा यानी कि लिक्विडिटी बढ़ा। लिक्विडिटी बढ़ा यानी क्या हुआ? कुल मिला के हम बोल रहे हैं कैश बढ़ा। कैश बढ़ा यानी क्या बढ़ जाएगा? हमारा महंगाई। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी जितना ही कैश बढ़ता जाएगा ना मार्केट में, जितना ही कैश बढ़ता जाएगा, लोगों के पास जितनी तरलता बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या है कि महंगाई हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए बैंक वाले क्या करते हैं ना, बीच बीच में बहुत सारे स्कीम निकालते हैं, LIC, बॉन्ड पेपर। उसमें आपको बहुत सारे बैंक वाले लोग ऑफर देते रहते हैं कि आप इतना पैसा जमा करिए, हम डबल करके देंगे, हम 1.5 गुना देंगे, हम इतना इंटरेस्ट आपको देंगे, हमारे यहाँ पैसा फिक्स करा लीजिए। तो लोग उस लालच में, जिनके पास ज़्यादा पैसा पड़ा भी रहता है ना, वो लोग क्या कर लेते हैं? वो लोग उस पैसे को बैंक में जमा करने लगते हैं। आप सोचिए गाँव में 10 लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, मान लीजिए कोई गाँव में 10 लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, और भी लोगों के पास पैसा है, लेकिन उन 10 लोगों के कंपेरिजन में बहुत कम पैसा है, तो वो जो 10 लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं महंगाई क्या करेंगे? महंगाई एक तरीके से बढ़ा देंगे। मतलब अगर मान लीजिए उधर का कहीं ज़मीन अगर कोई खरीद रहा है, तो बोलेंगे नहीं हम इतना पैसा देंगे, वो बढ़ चढ़ के रेट लेंगे। यानी तरीके से क्या करेंगे? वो पूरा रेट को बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो RBI का काम है वही मार्केट में महंगाई को कंट्रोल वे में रखना। और आप समझ रहे हो कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल करेगा, वही सब हम लोग देखेंगे। और अभी हमने बताया CRR, SLR, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी इन सब कुछ चीज़ों को देखेंगे कैसे RBI सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी मार्केट में तरलता को कैसे कंट्रोल करता है। और तरलता कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि तरलता बढ़ने से ही, मैंने कैश बढ़ने से हमारा क्या होता है? महंगाई बढ़ता है। अगर इसी को कंट्रोल कर लिया, लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लिया, तो महंगाई को भी RBI क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो अभी आप देखिए कि कैसे कंट्रोल करेगा। आखिर लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? या तो वो लोन लेंगे पैसा घटेगा तो, या तो उनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो एक तो बैंक वाले क्या करते हैं कि बहुत सारी नीतियों के थ्रू आपसे पैसा आपका ही जो रहता है उसको बॉन्ड पेपर, LIC करा के पैसा कुछ ना कुछ तो जमा करते रहते हैं, और लालच में पैसा जमा करते रहते हैं। दूसरा क्या करता है बैंक, कि बैंक क्या बोलता है कि ठीक है हमको लिक्विडिटी कंट्रोल करना है, तो एक तो कंट्रोल करा लेता है बॉन्ड पेपर, LIC के थ्रू कुछ कुछ कंट्रोल करा लेता है, लेकिन मेन कहाँ से कंट्रोल कराता है वही देखेंगे। आप समझिए बैंक वालों को लगा, बैंक RBI को लगा कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है, तरलता बढ़ गई है, जिससे महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। अभी हमने पढ़ा रेपो रेट के बारे में, अभी हमने पढ़ा CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि इसमें बैंकों के अपने कुल जमा पैसे का 4% RBI के पास रखना होता है, सिक्योरिटी मनी के रूप में। अभी हमने पढ़ा SLR के बारे में, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता है, इसमें भी अपने बैंकों को अपने कुल पैसे का 18% अपने पास रखना रहता है। तो अभी आप सोचिए, चाहे रेपो रेट हो, CRR हो, SLR हो, अगर हम इनको बढ़ा दें, मतलब इनको क्या कर दें, बढ़ा दें, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बैंक वाला क्या करेगा, अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ा दिया बैंक वाला, रेपो रेट बढ़ा दिया, अब जब रेपो रेट बढ़ाएगा भाई, तो जब बैंक वालों को ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिलेगा, तो जनता में पैसा क्या हो, ऑटोमेटिक जो हमको जो लोन मिल रहा है, जो जनता के बीच में जो पैसा मिल रहा है, उसका भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी लोग क्या है, लोन कम लेंगे। अब जो लोग बढ़ चढ़ के कुछ चीज़ खरीदने के लिए बहुत सारे पैसा ले रहे थे, सोच रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोन लेके लेंगे, लेकिन लेंगे, तो अपने प्लान को टालते जाएंगे, धीरे धीरे पैसा कंट्रोल होने लगेगा। और जब बहुत ज़्यादा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो अब ये क्या बोलेगा, बैंक वालों को बोलेगा कि ठीक है हम CRR और बढ़ा देंगे। अभी तुमको 4% बोले थे ना, तुम 40% कैश हमारे पास जमा करो सिक्योरिटी मनी के रूप में। अब बैंक वालों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो जनता के बीच में बांट ही नहीं पाएंगे, तो जनता के बीच में पैसा कुछ महीनों तक नहीं जाएगा, तो ऐसे ही महंगाई क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड भी कम हो जाएगा, लोग कार कम खरीदेंगे, घर कम खरीदेंगे, तो ऐसे ही उनका डिमांड कम हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगी हमारी? कंट्रोल में आ जाएगी। एक SLR, इसमें भी क्या है, इसमें भी बोलेगा कि पहले तुम अपने पास रखते थे 18%, अभी तुम 40% अपने पास रखो। यानी पूरा पूरा क्या किया, बैंक वालों को पूरा पैसा कंट्रोल कर लिया RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। समझ रहे हैं ना, पूरा कंट्रोल कर लिया, जिससे लिक्विडिटी हमारी क्या हो गई, मार्केट में घट गई। लिक्विडिटी घट गई तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया हमारा, घट जाएगा। अभी हमने बताया अगर जब लिक्विडिटी ही हमारी घट जाएगी, ये जब लिक्विडिटी घट जाएगी, तो हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारा जो महंगाई है लिक्विडिटी से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब महंगाई के भी बहुत प्रकार होते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। और आप समझ रहे होंगे कि आरबीआई कैसे कैसे यहाँ पे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल वे में करके महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कैसे कर रखी है। अब आगे देखिए महंगाई के प्रकार। महंगाई जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इसको महंगाई बोला जाता है, ठीक है। इसके प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? एक तो होती है तरलता। इसको तो हमने देखा आरबीआई कैसे कंट्रोल कर लेती है, सीआरआर बढ़ा देगी, एसएलआर बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी। इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैंकों के पास पैसा कम आने लगेगा, तो जनता के बीच पैसा कम बांटेंगे, जनता भी क्या करने लगेगी, पैसा लेना टालने लगेगी बैंक से। तो ऐसे ही लिक्विडिटी कंट्रोल कर सकती है आरबीआई। इसको आरबीआई क्या कर लेती है, आराम से कंट्रोल में कर लेती है। अब एक होती है मांग प्रेरित महंगाई, इसको बोलते हैं मांग प्रेरित, डिमांड। जैसे डिमांड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि लगन वगैरह में देखेंगे आप डीजे वगैरह बहुत उनका डिमांड बढ़ जाता है, और ईद में देखेंगे सेवई वगैरह, और होली में देखेंगे कलर वगैरह का दाम बहुत सारा बढ़ जाता है। यानी कि क्या एक सीजनल टाइप की होती हैं। इसमें क्या है कि जैसे डिमांड बढ़ जाती है तो उसका सप्लाई तो उतना ही रहता है, तो उस हिसाब से सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाता है उस टाइम पे, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ जाता है, कुछ महंगाई उस टाइम पे आ जाती है। तो ये भी क्या है, डिमांड वाली जो महंगाई है ना, ये भी एक सीजनल होती है और ये कंट्रोल में आ जाती है, इसको कंट्रोल करना ईजी होता है। अब एक और देखिए, एक होती है लागत प्रेरित, ये सबसे खतरनाक होती है, लागत प्रेरित महंगाई। इससे आरबीआई भी कुछ नहीं, देखिए इसको भी आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब क्या करेगी, बोलेगी कि होली में आप ये कम खाओ, दिवाली में आप सेवई, दिवाली में आप पटाखा कम फोड़ो, कितना क्या इसमें क्या कुछ मांग प्रेरित जो डिमांड जो चीज़ें होती हैं, जो डिमांड से जो महंगाई आती है, उसको आरबीआई ज़्यादा कंट्रोल कुछ नहीं कर पाएगी। और ये जो लिक्विडिटी है उसको आरबीआई एकदम अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, तरलता कंट्रोल कर लेती है, इससे महंगाई कंट्रोल में। एक होती है लागत प्रेरित, जो अभी चल रही है, जो अभी करंट में चल रही है, इसको बोलते हैं लागत प्रेरित जो महंगाई चल रही है। ये बहुत लंबे टाइम तक रहती है और सबसे खतरनाक होती है। इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए अभी कोयले का दाम बढ़ गया, कोयले का दाम बढ़ गया मतलब बिजली का दाम बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब भी क्या हो जाएगी, उनकी भी दाम बढ़, उसका भी जो दाम होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब आपके जो खर्चे हैं, यानी जेब पर भारी दबाव पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये सबसे खतरनाक होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो इस तरह की महंगाई होती है सबसे खतरनाक होती है, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए, मान लीजिए पेट्रोल डीजल कोयला ऐसा महंगा हो गया जिससे हर चीज़ ही महंगा हो जाएगा, आपका भाड़ा महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, भाड़ा महंगा होने से सब्जियाँ महंगी हो जाएगी, खाना महंगा हो जाएगा। ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है और ये बहुत खतरनाक होती है अर्थव्यवस्था के लिए। आपने तो पढ़, अब हमने लगभग सारी चीज़ें बता दिया, इन्फ्लेशन के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, और मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है उसको हमने सारे डिटेल्स में बता दिया। एक होती है मंदी, एक तो होती है महंगाई जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। एक होती है मंदी जिसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, मंदी में ऐसी स्थिति होती है जिसमें तरलता, इसमें लिक्विडिटी बहुत घट जाती है, इसमें लिक्विडिटी एकदम पूरा घट जाती है। तो ये भी हमारे एक मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है इस पर निगेटिव इफेक्ट डालती है। अब लिक्विडिटी पूरा घट जाएगी मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो लोग कुछ बिजनेस ही नहीं करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, गाड़ियाँ नहीं लेंगे, तो गाड़ियों का डिमांड कम हो जाएगा। पता चलेगा ऑटोमोबाइल कोई कंपनी है अपने लोगों को निकालने लगी, अपने सेल्स मैनेजर को बाहर निकालने लगी, कोई पैसा नहीं दे पा रही, उसकी फैक्ट्रियाँ बंद होने लगेगी, तो भी क्या हो जाएगा, उसको भी दिक्कत है। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए जो मंदी होती है, इसमें आरबीआई क्या करती है, फिर से अपना जो ऐसा रेपो रेट है इसको घटा देगी। यानी लोग जब ये घटा देगी, जैसे 6% पर दे रही थी, ठीक है, नॉर्मल में 6% पे दे रही थी, इसको बोलेगी ठीक है हम तुमको 5% पे देंगे, तो बैंक वाला एसबीआई जो है वो आपको दे रहा था 10% पे लोन, दे रहा 10% पे दे रहा था, बोलेगा आ जाओ हम तुमको 8% पे ही लोन देंगे। यानी एसबीआई वाला क्या करेगा, अपना लोन घटा देगा, लोन घटा देगा तो लोन धड़ाधड़ लोग लोन लेंगे, घर बनाएंगे, जमीन कर देंगे, गाड़ियाँ लेंगे, तो मार्केट में फिर से लोगों को रोजगार वगैरह मिलने लगेगा, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों एक साथ आ जाए, तब क्या होगा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगर दोनों एक साथ पूछता है ये कि जब इन्फ्लेशन, कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन ये दोनों एक साथ आ जाए अगर, तो इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। जहाँ युद्ध वगैरह होता है ना, वहाँ पे ये सब भी होता है, स्टैगफ्लेशन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो जाता है, रिसेशन भी हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रिसेशन, मंदी कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ पे बैंक क्या करती है, वहाँ पे
रेपो रेट वगैरह घटा देगी, लोगों के पास पैसा आने लगेगा। जब पैसा आने लगेगा, मार्केट में लिक्विडिटी जब आ जाएगी, लोग क्या करेंगे, चीज़ों खरीदारी करने लगेंगे, बिजनेस करने लगेंगे, रोजगार मिलने लगेगा, गाड़ियाँ बिकने लगेंगी, लोग घर बनाने लगेंगे, ये सब सारी चीज़ें होने लगेंगी। धीरे धीरे मंदी कम होने लगेगा, फिर इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। सबसे पहले किसको कंट्रोल किया जाता है? सबसे पहले रिसेशन को कंट्रोल किया जाता है, इसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। याद रखिएगा, आपको पूछता है ये स्टैगफ्लेशन। आगे एक होता है रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन ये क्या होती है? रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है, आप सोचिए एक बकेट खरीदें जिसमें मान लीजिए दूध है, चावल है, पेट्रोल है, ये सब मिला 2025 में 200 का पड़ता था। अभी जून 2026 में यही सेम बकेट आपको मिल रहा है 220 रुपये। यानी महंगाई कितना बढ़ गया? 10% महंगाई बढ़ गया। ठीक है, तो ये कैसे आता है? रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन कैसे होता है? रिटेल प्राइस में आरबीआई क्या है ना, आरबीआई बेसिकली देखती है हमारी सीपीआई को। एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होल प्राइस इंडेक्स। इसमें वस्तुओं के थोक मूल्य के परिवर्तन, मतलब इसमें क्या है? थोक मूल्य। थोक मूल्य का दाम मान लीजिए बढ़ गया, पहले मान लीजिए 10 पैकेट का जो बंडल का बिस्किट का दाम था वो हो गया, पहले 100 रुपये का था, अभी होगा 150 रुपये का। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास आएगा, जब कंज्यूमर के पास आएगा तो क्या हो जाएगा उसमें दाम, ये प्रतिदिन का होता है। जो प्रतिदिन जो हम डेली चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी इसमें क्या होता है? प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है। प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली गुड एंड सर्विसेज। तो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन में किसको देखा जाता है? बेसिकली सीपीआई को देखा जाता है कि भाई आम जो लोग हैं, जो हम लोग जो नॉर्मल जो लोग हैं, उनकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। ठीक है, उन पर कितना असर पड़ रहा है। और इसमें क्या होता है, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, कि आपकी जो पैसे की पावर होती है वो भी, परचेजिंग पावर घट जाती है। आप देखिए ना, 100 रुपये में पहले वही चीज़ आप 3 आइटम खरीद पा रहे थे, अभी 220 रुपया लग रहा है आपको वही 3 आइटम खरीदने में, मिल्क, राइस और पेट्रोल खरीदने में। तो आपकी जो खरीदने की क्षमता है पैसे की, वो परचेजिंग पावर क्या हो गई? घट गई। यही तो बोलते हैं परचेजिंग पावर। यानी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन बढ़ने से पूछता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेजिंग पावर घटती है या बढ़ती है? तो क्या हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर घट जाएगा। पहले आप ज़्यादा सामान खरीद पा रहे थे, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि जब महंगाई बढ़ गया, मतलब आप उतने ही पैसे में कम सामानों खरीद पा रहे हैं, यानी आपका परचेजिंग पावर घट गया। इसको ही बोलते हैं रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन। सीपीआई में क्या है कि हम डेली प्रतिदिन यूज करने वाली चीज़ों को देखते हैं, जो कंज्यूमर नॉर्मली। थोक मूल्य में क्या, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए एक बिस्किट फैक्ट्री है, तो अगर मान लीजिए कि गेहूँ लाया, पहले 1 कुंटल गेहूँ का दाम कुछ रुपया था, चीनी का दाम सस्ता था। जब ये सब दाम बढ़ गया, तो जब बिस्किट बना के पैक करेगा तो उसका भी दाम क्या करेगा? वो सब जोड़ेगा, उसका भी दाम क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही होता है सीपीआई और डब्ल्यूटीआई, जिसको बोलते हैं